5 चुड़ैल नई बहू की पहली रसोई। एक घर में सुमित्रा नाम की चुड़ैल साथ रहती थी। उसके 5 भूतिया बेटे थे। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो 5 बेटों की एक साथ शादी करने का तय करती है और उनके लिए सहरे और शेरवानी लेकर आती है। तभी उसके 5 भूतिया बेटे आकर कहते हैं, अरे माँ, 5 शेरवानी सहरे किस लिए? हाँ माँ, ये सब बेचने जा रही हो क्या कहीं? अरे नालायक, मैं तुम 5 की शादी करने वाली हूँ। इसे बेचकर पैसों का अचार डालूंगी क्या? तुम 5 काफी नहीं हो कमाने के लिए? अरे हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी कर लेनी चाहिए अब हम सबको। माँ अकेले रहकर कितना परेशान रहती है। घर में भी हमारे जाने के बाद बोर हो जाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बिरजू। ये लो, कुछ चुड़ैल लड़कियों की फोटो छाटी है। अपनी पसंद की बहू देखकर बता दो मुझे कैसी है। 5 भूतिया बेटों को अपनी पसंदीदा लड़की पसंद आ जाती है और एक साथ वो कहते हैं, माँ तुम्हारी चुड़ैल बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही सुमित्रा चुड़ैल चैन की सांस लेकर कुछ ही दिनों में अपने 5 भूतिया बेटों की शादी उन 5 चुड़ैल से करवा देती है, जिसकी 5 बहुएं एक थाली में 5 अलग अलग सब्जी के बराबर थीं, जिनका एक दूसरे से स्वाद अलग था। चुड़ैल सुमित्रा 5 का एक साथ गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन सास अपनी 5 बहुओं से कहती है, अब तुम 5 आ गई हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तुम 5 को मिलकर ये घर संभालना और रसोई में एक साथ काम करना है। लेकिन ये रसोई एक है, इसलिए अच्छे से रसोई को संभालना। तो तुम 5 अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, वो हम सब ने सोचा नहीं है, पर हम कुछ ही देर में बातचीत करके आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसा कहकर 5 चुड़ैल नई बहुएं रसोई में आकर कहती हैं, देखो, मैं तुम सबकी जेठानी हूँ मोहिनी, तो मैं पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तुम लड़ोगी इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। पर गाजर का हलवा बनाना तो मैंने सोचा था। तुम चारों अपना अपना अलग सोच लो ताकि 5 अलग बने, किसी का एक जैसा ना मिले। ठीक है, तो मैं खीर बनाऊंगी और मैं रसमलाई बनाऊंगी। मैं काले गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैं तो घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए कचौड़ियाँ बनाऊंगी। आप सब तो मीठा बना रही हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दो। 5 चुड़ैल बहुएं अपना अपना खाना बनाना शुरू कर देती हैं। बड़ी बहू गाजर को घिसती है, दूसरी चावल बीन रही थी, तीसरी गैस पर दूध चढ़ा रखी थी, चौथी भी वही कर रही थी और 5वीं गैस पर दाल भून रही थी। तभी मोहिनी गुंजा का दूध का पतीला हटाकर अपनी कढ़ाई रख लेती है। ये देखकर गुंजा कहती है, जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने गुलाब जामुन के लिए दूध को गर्म किया है, आप ऐसे कैसे मेरा पतीला हटा रही हैं? दिखाई नहीं देता आपको? मेरी पहली रसोई है, सबसे छोटी वाली का हटा दीजिए। अरे तो पहली रसोई मेरी भी है, मैं कहाँ बनाऊं? तुम तीनों बर्नर को घेर कर बैठ गई। मैं क्यों हटाऊं? मेरी भी पहली रसोई है। मुझे माँ जी को कचौड़ियाँ बनाकर खिलानी है, दाल ना भूनूं। तभी ध्रुवी अपना चावल का कुकर रखकर कहती है, चलो शौरवी, तुम अपना पतीला हटाओ, अब मुझे माँ जी के लिए पहली रसोई में खीर बनानी है। अरे मैं क्यों हटाऊं? मेरी भी तो पहली रसोई है, आप ही हटा लो। ऐसे करके 5 चुड़ैल बहुएं उस गैस पर अपना खाना पकाने के लिए लड़ने भिड़ने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल सास कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम 5 तो ऐसे लड़ रही हो जैसे पानीपत का यहाँ युद्ध चल रहा हो। अरे तुम 5 ने खाना नहीं बनाया क्या? माँ जी, कैसे खाना बनेगा? ये चारों तो मुझे बनाने ही नहीं दे रही हैं। माँ जी, जेठानी जी ने मेरा पतीला गैस से हटा दिया और माँ जी मुझे भी वो बनाने नहीं दे रही है। यहाँ पर बर्नर 3 है और 5 बहुएं एक साथ खाना कैसे बनाएंगी? तो क्या अब तुम 5 बहुओं के लिए मैं 5 गैस लाकर तो नहीं रख सकती? एक रसोई का मतलब है मिलजुल कर एक साथ काम करना। जब तक छोटी बहू तू कचौड़ी में दाल भर रही है, जब तक बोलेगी इतने में दोनों बहुएं अपने गाजर के हलवे को पका लो और एक खीर को पका लो, और उसके बनने के बाद तुम दोनों अपनी मिठाई बना लो। अगर शांत मन से काम करोगी तो ही हो पाएगा। अपनी चुड़ैल जात इस घर में मत दिखाओ। ठीक है माँ जी, अब हम मिल बांट कर काम करेंगे। ओहो, इन्होंने तो पहले दिन ही पहली रसोई में करामात कर दी, ना जाने आगे क्या गुल खिलाएंगी। तभी 5 चुड़ैल बहुएं मिल बांटकर सूझबूझ से अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सास को खिलाती है, जिसे खाकर वो कहती है,
आहा बड़ी बहू, तूने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया है, और छोटी बहू तेरी खीर भी बहुत अच्छी है, और तुम तीनों ने भी बहुत अच्छा बनाया, और डार्लिंग बहू इन सब ने मीठा बनाया, पर तूने नमकीन बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पर तुम पांचों को ये सोने का हार। चुटकी बजाते ही चुड़ैल सास अपनी पांचों बहू को सोने का हार पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह माँ जी, शुक्रिया। शुक्रिया माँ जी, ये हार बहुत अच्छा है। अच्छा बहू, मेरे कपड़े धो देना और बाकी काम भी कर लेना आपस में। जी माँ जी। तभी पांचों बहू अपनी सास के कपड़े धोने के लिए एक दूसरे से छीनने लगती हैं। अरे ये मैं धोऊंगी, माँ जी की साड़ी आप क्यों आंख कर रही हो? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे अच्छे से आता है, तुम जाकर कोई और काम कर लो। तभी छोटी बहू छीन कर कहती है, अरे आप सब जाओ, मैं कर लूंगी, आप कोई और काम कर लो। अरे मैं धोऊंगी माँ जी की साड़ी। पांचों लड़ने लगती हैं और अपनी सास की साड़ी को खींचते हुए गिर पड़ती हैं। ये देखकर सुमित्रा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, एक लंगड़ों, एक काड़ी में, एक लिसियानी, अरे किस किस ने संभालूं? क्या सोचा था 5 बहू मेरा काम आसान कर देंगी, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। और अरे ये तुम पांचों ने मेरी साड़ी का क्या सत्यानाश मारा है, ऐसे काम करते हैं क्या? माँ जी, जेठानी जी और देवरानी जी हमें करने ही नहीं दे रही, तो यही होगा ना। अरे तुम्हें सुबह सुबह इतने प्यार से समझाया था कि एक साथ एक ही काम मत किया करो, घर में बहुत काम है, एक बर्तन मांज लो, एक झाड़ू लगा लो, एक पोछा लगा लो, एक खाना बना लो, पर नहीं, तुम्हें लड़ना है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सास चली जाती है। वक्त गुजरता है, पांचों चुड़ैल रसोई में लड़ झगड़ कर तीनों टाइम का खाना बनाती है। तो कभी कड़छी से लड़ती है तो कभी बेलन से। ऐसे में एक बार सास का खाना ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत सुनाती है, पर पांचों बहुएं ऐसी ही रहती हैं। फिर एक बार गुस्से में वो कहती हैं, बहुत हुआ, तुम पांचों ऐसे नहीं सुधरोगे। अगर तुम पांचों एक साथ मिलकर रसोई नहीं संभाल सकती तो अब से अलग अलग रहोगी। एक दिन बड़ी बहू, दूसरे दिन छोटी बहू, फिर तीसरे दिन तीसरी बहू, ऐसे एक एक करके रसोई संभालना, समझी? जी माँ जी। ध्रुवी चुड़ैल बहू अकेले खाना बनाते हुए कहती है, यार जेठानी जी, देवरानी जी तो लड़ झगड़ कर ही सही, लेकिन एक साथ काम करते थे, अकेले तो मन ही नहीं कर रहा। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे हम, माँ जी आपकी कसम, आपकी कसम। वही कपड़े सुखाते हुए डार्लिंग और गुंजा चुड़ैल बहू कहती है, दीदी ऐसे बहुत बोर हो गया है, हम एक साथ काम करते थे तो ही अच्छा लगता था। माँ जी ने अलग कर दिया तो सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं, हम पांचों रसोई में जाकर उसकी मदद करके नाच गाना करते हैं। जिठानी की बात मानकर सब ध्रुवी के पास आकर एक बहू सिर पर पतीला पहनती है, दूसरे के हाथ में 2 चमचे होते हैं, तीसरे के हाथ में बेलन और एक कढ़ाई को ढोलक बनाकर वो कहती है, ध्रुवी हम आ गए, हम तुम्हें बोर नहीं होना पड़ेगा। देखो देखो शाम है बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अटलो होश में निदानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। पांचों चुड़ैल बहुएं एक साथ रसोई घर में नाच गा रही थीं। ये देखकर सास कहती है, क्यों तुम पांचों एक साथ एक रसोई में कैसे आ गई? तुम तो लड़ाई करती थी, अब नाच गाना कर रही हो, चाहती क्या हो आखिर? माँ जी हम समझ गई हैं कि हम पांचों की खुशी एक साथ एक रसोई में रहने में है, हम 5 मिलकर बैठकर काम करेंगी। खुश रहो तुम पांचों, मुझे तुमसे इसी चीज की उम्मीद थी। इसके बाद पांचों चुड़ैल मिल बांटकर घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगती हैं। गांव की दर्जी चुड़ैल। अरे हेलो सीमा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता अचानक कैसे याद किया? अरे वो मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती थी। वो क्या है ना, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ। टाइम से आ जाइयो और माफ कर दे कि मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे थोड़े दिन पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी तुझे तो पता है गांव में अर्जेंट कपड़े सिलवाना कितना मुश्किल है। अरे सीमा यार, सॉरी ना, शादी की तैयारी में ध्यान नहीं रहा, वरना तुझे जल्दी बता देती। और हाँ, मेरी शादी में पटोला बनकर आइयो,
जल्दी से कपड़े सिलवाने डाल दे, आज ही। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, शाम को हल्दी में आ जाना। इस तरह से दोनों सहेली फोन रख देती हैं और सलोनी कहती है, ओ नो, इस कबूतरी ने भी पहले नहीं बताया, इतने अरमान है मेरे। ओहो, याद आया, इसकी शादी में पहनने के लिए तो मैंने एडवांस में एक लहंगा ले लिया था, अब जाकर बस दर्जी को देकर आना है। ये कहकर सलोनी अपना लहंगा लिए गांव के अनेक दर्जियों के पास जाती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तभी वो कहती है, पूरे गांव में दर्जियों को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मेरा लहंगा नहीं बना रहा। इनसे और पूछ लेती हूँ। अंकल, क्या आप मेरा लहंगा सील देंगे? मुझे 1 हफ्ते से पहले चाहिए। नहीं बेटा, शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर तुम्हें सिलवाना था तो थोड़ा पहले आती ना, मैं नहीं सिल पाऊंगा बेटा। ओहो, यही तो अंकल मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं? मैं तैयार ही नहीं होंगी तो मंडप तक उसे लेकर कौन जाएगा? मुझे अपनी ड्रेस हर हाल में सिलवानी होगी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए सलोनी आगे चलने लगती है। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, क्या तुम लहंगा सिलवाना चाहती हो अपना? अगर चाहती हो तो इस ओर आओ, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। ये मुझे कैसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे कैसे पता कि मैं लहंगा सिलवाना चाहती हूँ? देखो, तुम्हारे दोस्त की शादी है, कोई लहंगा नहीं सिएगा। अगर तुम चाहती हो तो इधर आ जाओ, काली खंडर गुफा की पीछे की दुकान है मेरी। क्या करूं? सहेली की शादी है, कपड़े सिलवाने हैं, चली जाती हूँ इस आवाज के पीछे। वैसे भी पूरे गांव में कोई भी दर्जी मेरा लहंगा नहीं सिल रहा, और मेरा लहंगा सिलवाना बहुत अर्जेंट है। आओ, इस बरगद के पेड़ को पार कर 20 कदम और चलो। सलोनी उस आवाज को सुनते सुनते एक बरगद के पेड़ को भी पार कर लेती है, जहां एक औरत सिलाई मशीन लेकर गले में इंची टेप डाले हुए कपड़े सिल रही थी। अच्छा, तो ये है दर्जी की दुकान। ऐसे गाइड करके अपनी आवाज के पीछे बुलाया है। तुम ऐसा समझ सकती हो। खैर, मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या सीलना है? मैं आज ही तुम्हें बना कर दे दूंगी। जी, ये मेरा लहंगा, इसका ब्लाउज और दुपट्टे के लटकन जरूर लगा देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा इतना अच्छा लहंगा सीऊंगी कि शादी में सभी लोग दुल्हन को छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। और हाँ, तुम अपना लहंगा 12 बजे लेने आ जाना, क्योंकि उसी वक्त ज्यादा फ्री रहती हूँ मैं। जी ठीक है। तभी वो औरत उसका नाप ले लेती है और घर जाकर सलोनी शाम को उसके हल्दी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके फंक्शन में जाकर उसे हल्दी लगाती है और नाच गाना करती है। उसके हल्दी में रात को इतना समय लग जाता है कि घड़ी में 11:30 हो रहे थे। तभी वो टाइम देखकर कहती है, ओ नो सीमा, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझे जाना होगा, वरना मम्मी डांटेंगी। अच्छा ठीक है, जा, और आंटी को मेरा नमस्ते कह दियो। ये बोलकर सलोनी चली जाती है कि रास्ते में उसे याद आता है, ओफो, मैं तो अपना लहंगा लेना भूल ही गई। वैसे भी 12 बज रहे हैं, उसने कहा था कि 12 बजे आकर ले जाना, वहीं चलती हूँ। ये बोलते ही वो उस दर्जी के पास पहुँच जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसका लहंगा सिल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, क्या करूं? कहीं ये मुझे मार ना दे। चुपचाप उससे लहंगे लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही सलोनी उसके करीब आती है तो उसके आहट से वो अपना रूप बदलकर कहती है, अरे तुम आ गई, ये लो तुम्हारा लहंगा तैयार हो गया है, बताओ कैसा बना है? बहुत बहुत अच्छा है, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ये लो पैसे, शुक्रिया मेरा लहंगा सिलने के लिए। ये कहते हुए सलोनी चुड़ैल की नजरों से 9-2-11 हो जाती है। वहीं चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? अभी तो आराम से बात कर रही थी, अब आई और चली भी गई। खैर मुझे क्या, मैं और कपड़े सिलती हूँ।
इस तरह चुड़ैल अपना रूप बदलकर और भी लोगों के कपड़े सिलती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सलोनी घर जाकर अपने घर वालों से कहती है, माँ, पापा, वो इस गांव में एक दर्जी औरत है जो कि चुड़ैल है। उसी ने मेरा लहंगा सिला। ये देखिए माँ, पापा। पागल है क्या बेटा? इतनी रात में आई है ना, इसलिए तुझे चुड़ैल जैसा लग रहा है। तू कुछ भी बोलती है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में वो एक चुड़ैल दर्जी थी। आप मत मानो, लेकिन मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब उस औरत से कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी उसे उसकी असली रूप में देख लेते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उनके गांव में एक औरत दर्जी चुड़ैल बनकर रह रही है। तभी गांव वाले मशाल लेकर उसे मारने जा रहे थे। फिर वो सबके सामने आकर कहती है, रुक जाओ, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, एक बार आप फिर गलत करने जा रहे हैं। तुम हमें नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हमारे गांव में दर्जी बनकर काहे रह रही हो? दर्जी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की जरूरत से बनी हूँ। कुछ लोगों को दर्जी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने दर्जी का काम किया। बाकी आप लोगों ने मुझे पहले ही मार डाला था। याद है, मैं वही कुमकुम हूँ जिसके प्यार को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया कुछ समय पहले। कुमकुम विराट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुबह मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जब गांव वालों को उनकी खबर होती है तो वो मशाल लेकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। छोड़ो, आप गांव वाले हम दोनों को ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ए लड़की, क्या तुझे पता है इस गांव में प्यार करना गुनाह है? अब तुम दोनों को इस गुनाह की सजा मिलेगी। मार डालो इन्हें। भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। कोई उनकी बात नहीं सुनता और दोनों को तलवार से मारकर अलग अलग जगह दफना देते हैं। उसके बाद मेरा विराट तो चला गया, लेकिन उसके प्यार में मेरी आत्मा भटक रही है। आज तक किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आप लोगों ने ही मुझे और मेरे प्यार को मार डाला। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊं, तो आप मेरी गड़ी हुई लाश को निकालकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं भी चली जाऊं अपने विराट के पास। अरे बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा, पर कुछ गांव वालों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। सबको प्यार करने का अधिकार होता है, पर अब तुम निश्चिंत रहो। हमें माफ कर दो कुमकुम, हम तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कर देंगे। ये कहते ही सभी गांव वाले कुमकुम चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अगले ही दिन उसकी लाश को निकालकर उसका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद गांव वाले भी बिना किसी डर के खुशी खुशी से रहने लगते